हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो भी थेरेपीज इंक्लूड होती है, हम सारी थेरेपीज को जो है एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको जो है एक ही वीडियो में सारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो थेरेपीज है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो या फिर हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम ले लो, सारे एग्जाम्स में जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के पेपर में बहुत सारी थियोरीज के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो है ईसीटी हो गया या फिर सीबीटी हो गया, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गया या फिर ग्रुप थेरेपी हो गया, प्ले थेरेपी हो गया। इन सारी थेरेपीज से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको जो है शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में सारी थेरेपीज क्लियर कर दूंगी कि अगर मतलब सडन अगर कोई भी थेरेपी आ जाती है तो आपको उसे लिखने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थेरेपी क्या होती है? थेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिस एक मतलब थेरेपी को हम ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिसीज़ को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट की बॉडी में यूज़ की जाती है ताकि पेशेंट के जो सिम्टम्स है डिसीज़ से रिलेटेड वो कम हो सके। ठीक है, और अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में थेरेपीज़ का यूज़ किया जाता है ताकि पेशेंट के माइंड को जो है थोड़ा रिलैक्स किया जा सके और जहाँ उसकी डिसीज़ है, मतलब जो जिस चीज़ों से उसके माइंड को दिक्कत हो रही है उन चीज़ों से डाइवर्ट किया जा सके। और जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, उसमें क्या होता है, पेशेंट को फोबिया होता है किसी किसी चीज़ों से। जैसे कि किसी को जो है क्लीनलीनेस का फोबिया होता है कि उसे जो है किसी भी कंटामिनेटेड चीज़ से उसे डर लगता है, बार बार हैंड वॉशिंग या फिर कंपल्शंस वगैरह करने लगता है। तो पेशेंट को जो है क्या बोल सकते हैं हम लोग कि कंटामिनेटेड चीज़ों से फेस कराया जाता है थेरेपी के अंदर, ताकि वो उस चीज़ को फेस करे और उसके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए कि भाई ये चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती है, मैं बेवजह ही इन चीज़ों से डर रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया कि थेरेपी का मीनिंग क्या होता है। और यहाँ पर या फिर हम ट्रीटमेंट थेरेपी या फिर ड्रग थेरेपी ले लें, तो ड्रग थेरेपी क्या करती है? ड्रग थेरेपी में पेशेंट को ड्रग दिए जाते हैं जिस जो जो कि पेशेंट की बॉडी में अंदर जाकर उसके बॉडी सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं और साथ ही साथ फंक्शनल एक्टिविटी को अच्छे से रेगुलेट करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि थेरेपीज़ क्या है। अब हम देखेंगे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कौन कौन सी थेरेपीज यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आती है साइकोलॉजिकल थेरेपी, देन सेकंड आती है सोमेटिक फिजिकल थेरेपीज, एंड देन थर्ड आती है अदर, या फिर हम जो है इसे एडजंक्ट थेरेपी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे फर्स्ट देखें। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा साइकोलॉजिकल थेरेपी। साइकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर क्या किया जाता है, जो पेशेंट होता है वो बात करके अपनी थिंकिंग को बताकर और अपना जो बिहेवियर है या फिर बिहेवियर शो करके अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को शो करता है। और फिर उन प्रॉब्लम्स को देख के समझ के थेरापिस्ट क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि पेशेंट की थिंकिंग कैसी नेगेटिव टाइप से है, जैसे कि पेशेंट बहुत डिप्रेस है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता, ये सारी थिंकिंग है जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो रही है, एनजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में जा रहा है। ठीक है, या फिर पेशेंट बात कर रहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या फिर कि जैसे कि कोई ओसीडी वाला पेशेंट होता है ना, वो बोलता है कि यार गंदे हाथ से मैं नहीं खा सकता, मैं बीमार हो जाऊँगा, लाइक दैट, ये सारी चीज़ें। और बिहेवियर चेंजेस जो है ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है और इन सारी चीज़ों को जो है साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ के अंदर जो है ट्रीट किया जाता है। ठीक है, मतलब एबनॉर्मल टॉकिंग, थिंकिंग या फिर बिहेवियर चेंजेस को साइकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर जो है ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है बहुत सारे टाइप होते हैं साइकोलॉजिकल थेरेपी के, जिसमें मैं आपको एक एक करके क्लियर बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में जो है दो चीज़ें इंक्लूड होती है। एक तो होती है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, देन सेकंड होता है ग्रुप साइकोथेरेपी। ठीक है, साइकोथेरेपी का मतलब ये होता है कि पेशेंट और थेरेपिस्ट के बीच की बातचीत, जिससे कि पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को समझ सके और सॉल्यूशन ढूंढ सके। जैसे कि पेशेंट थेरेपिस्ट के पास जाएगा, अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा कि डॉक्टर मुझे ये होता है, मुझे गंदगी बिल्कुल भी सहन नहीं होती है, या फिर मुझे जो है फोबिया होता है, मुझे कंपल्शन आने लगता है। ये सारी चीज़ें पेशेंट क्या करेगा, डॉक्टर से शेयर करेगा, थेरेपिस्ट से शेयर करेगा, और वो जो थेरेपिस्ट है वो उनका सोल्यूशन निकाल के पेशेंट को बताएगा। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें कैसे कैसे इंक्लूड होती है। एक तो इंडिविजुअल, यानी कि सिर्फ जो पेशेंट है और जो थेरेपिस्ट है उसके बीच में चीज़ें रहेगी। एक प्राइवेट कम्युनिकेशन होगा दोनों के बीच में, और वहाँ पर प्रॉब्लम को जो है रखा जाएगा और उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, देन वहीं पे आता है हमारा ग्रुप
साइकोथेरेपी। तो ग्रुप साइकोथेरेपी के अंदर क्या होगा कि एक ही प्रॉब्लम वाले बहुत सारे लोग रहेंगे। जैसे कि मान लो हम एक कॉमन टॉपिक ले लेते हैं, डिप्रेशन या फिर अल्कोहलिज्म वाले जो पेशेंट रहते हैं, वो बहुत सारे रहते हैं इकट्ठे, और उनकी लगभग प्रॉब्लम भी सिमिलर रहती है। तो साइकोलॉजिस्ट या फिर हम बोल सकते हैं उनको काउंसलर्स जो रहते हैं, सारे पेशेंट्स को एक ग्रुप में बिठाते हैं और फिर उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, उनकी डिसीज़ के बारे में पूछते हैं और उन्हें ग्रुप के फॉर्म में जो है काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ग्रुप साइकोथेरेपी में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉग्निटिव थेरेपी, ठीक है। अब कॉग्निटिव थेरेपी क्या है? कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर जो है किसी भी पेशेंट की जो नेगेटिव थिंकिंग होती है उसे पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज किया जाता है। जैसे कि डिप्रेशन वाला पेशेंट हो गया या फिर लो सेल्फ स्टीम वाला जो पेशेंट हो गया, उस कंडीशन में पेशेंट को कॉग्निटिव थेरेपी दी जाती है। इसमें पेशेंट जब कहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, ये सारी चीज़ें पेशेंट करता है और अपने आप को जो बहुत कम मानता है या फिर हम इसे बोल सकते हैं लो सेल्फ स्टीम मानता है अपने आप को, तो वहाँ पर पेशेंट को सिखाया जाता है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि अब पेशेंट कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर हम कहेंगे पेशेंट को आप कुछ स्किल सीख के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो या फिर जो है अदर चीज़ें एक्टिविटीज़ सीख के अपने आप को में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें किस थेरेपी के अंदर इंक्लूड की जाती है? कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर। और ये किस पेशेंट को दी जाती है? डिप्रेशन वाले और लो सेल्फ स्टीम वाला जो पेशेंट होता है उसे दी जाती है, ठीक है। देन सेकंड आता है यहाँ पर बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी का के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? जो रॉन्ग बिहेवियर होता है या फिर जो गलत बिहेवियर होता है उसे करेक्ट करके या फिर रिप्लेस करके सही बिहेवियर को पेशेंट की जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उनमें इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे कि गलत चीज़ें नहीं करना या फिर जो है किसी पेशेंट को फोबिया हो गया है किसी चीज़ से, मान लो स्नैक फोबिया हो गया है, तो पेशेंट को हम धीरे से स्नैक की फ़ोटोज़ दिखाते हैं, फिर हम कहते हैं कि ये जानवर तब तक ही हानिकारक है जब तक हम इसके पास है, लेकिन अगर हम इसके बहुत दूर है और हम अपने आप को बचा सकते हैं तो हमारे लिए ये हानिकारक नहीं है। जैसे कि हम बोल दें कि पेशेंट को जैसे ओसीडी है, पेशेंट को अपने कंटामिनेटेड हाथ बिल्कुल नहीं पसंद, तो हम पेशेंट को जो है थोड़ी देर बिना हाथ धोए रखने का कहेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें किसके अंदर आती है? बिहेवियर थेरेपी के अंदर, कि इसमें मतलब धीरे धीरे पेशेंट को जिस चीज़ से डर लग रहा है उसको फेस कराया जाता है और पेशेंट को सिखाया जाता है कि जिस चीज़ों से आप इतना डर रहे हो इतनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती है: सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन, देन आता है टोकन थेरेपी एंड एवर्जन थेरेपी, ठीक है। 3 चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, ओके। देन फोर्थ आता है हमारा सीबीटी या फिर हम इसे बोल सकते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या किया जाता है? पेशेंट की थिंकिंग को भी इम्प्रूव किया जाता है और साथ ही साथ उसके बिहेवियर को भी इम्प्रूव किया जाता है। जैसे कि कोई पेशेंट को डिप्रेशन है या फिर एनजाइटी है या फिर ओसीडी है, तो इसमें जो है पेशेंट की थिंकिंग को भी चेंज करेंगे हम साथ में मिलके और उसकी जो डेली रूटीन है उसे भी बदलने की कोशिश करेंगे ताकि उसकी लाइफ में जो है पॉजिटिव बिहेवियर इंक्लूड हो, ठीक है। अब अगला आता है सपोर्टिव थेरेपी। सपोर्टिव थेरेपी जैसे कि पेशेंट को दी जाती है ताकि उसे इमोशनल सपोर्ट दिया जा सके और फिजिकल सपोर्ट दिया जा सके, उसे रीअश्योर किया जा सके कि आप ठीक हो जाओगे, ये कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एक नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है जो बहुत लोगों के साथ होती है और आपके साथ भी हुई है, आप भी जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है। मतलब ओवरऑल सपोर्टिव थेरेपी में पेशेंट को जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कभी कभी जो है फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि हो सकता है हमसे ज़्यादा इफेक्टिव फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट पेशेंट को लगे, तो इसीलिए फैमिली मेम्बर्स को भी इसमें जो है इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और ये मोस्टली किन पेशेंट को दी जाती है? क्रोनिक इलनेस वाले पेशेंट को, मतलब एकदम लास्ट स्टेज वाला जो पेशेंट चले गया है, अब उसके बाद उसके रिकवरी के चांसेस नहीं है, तो उस कंडीशन में दिया जा सकता है। या फिर स्ट्रेस हो रहा है पेशेंट को किसी चीज़ से रिलेटेड, तो दिया जा सकता है। और एनजाइटी वाले पेशेंट को भी दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि नर्स बोलती है आप ठीक हो जाओगे, हम आपके साथ हैं, आपका अच्छा इलाज चल रहा है, ये सारी चीज़ें किसमें इंक्लूड होती है? सपोर्टिव थेरेपी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी में क्या किया जाता है? पेशेंट के साथ साथ उनकी फैमिली को भी काउंसलिंग दी जाती है कि वो अपने पेशेंट को कैसे ट्रीट करे, कैसे उनकी केयर करे ताकि उनमें इम्प्रूवमेंट आए, ओके। जैसे सीजोफ्रेनिया वाला पेशेंट है और उसके पेरेंट को काउंसलिंग दी जाती है कि आपको पेशेंट के साथ कैसे कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
पॉइंट आता है हमारा मिलीलियोथेरेपी। मिलीलियोथेरेपी या फिर हम एक और थेरेपी है यहाँ पे मैराइटल थेरेपी, ठीक है। मैराइटल थेरेपी के अंदर देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मिलीलियोथेरेपी। इसके अंदर क्या किया जाता है, हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट को ही एक थेरेपी के रूप में बना दिया जाता है। जैसे कि जो पेशेंट लॉन्ग टर्म मेंटल इलनेस वाले होते हैं उन्हें हॉस्पिटल के एक डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, ताकि वो वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढक जाए कि उन्हें कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, कहाँ पर इन्वायरमेंट में उन्हें सारी चीज़ें क्लीन रखनी है, अपना रूम साफ़ करना है, टाइम पे उठना है, टाइम पे खाना खाना है, नाश्ता करना है। ये सारी चीज़ें क्या करती है, एक पेशेंट के लाइफ में एक डिसिप्लिन बना के रखती है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, मिलीलियोथेरेपी कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट थेरेपी आती है हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या किया जाता है, पेशेंट को किसी काम में बिजी रख के उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश की जाती है कि भाई जैसे कोई हम हॉस्पिटल में देखते हैं कई बार कि पेशेंट गार्डनिंग कर रहे होते हैं, पेशेंट कंप्यूटर चला रहे होते हैं, या फिर कुछ कुछ लेडीज़ें होती है जो ऊन वगैरह से चीज़ें बना रही होती है। तो वो थेरेपीज़ क्या करती है, पेशेंट के माइंड को उस जगह पे इन्वॉल्व रखती है, ताकि वो दूसरी चीज़ों में अपनी ओवर थिंकिंग को ना बढ़ाए, उनकी एनजाइटी ना बढ़े, और उनका जो माइंड है वो उस चीज़ में बिजी रहे, और साथ ही साथ उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड हो सके, ठीक है। और ये किन पेशेंट को दी जाती है, मोस्टली क्रोनिक मेंटल इलनेस वाले पेशेंट को दी जाती है, और रिहैबिलिटेशन की कंडीशन में भी जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपीज दी जाती है, ठीक है। जैसे कि गार्डनिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, या फिर स्टिचिंग हो गया। जैसे कि यहाँ पर इन मतलब अगर आप मेंटल पोस्टिंग जाते हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मे बी इंदौर में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर एक हाँ, जो है एक थेरेपी का रूम बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पर पेशेंट को क्या सिखाया जाता है, सिलाई से लेकर वहाँ पे टॉयज़ बनाना, कंप्यूटर चलाना, चेस खेलना, सारी चीज़ें वहाँ पर जो है पेशेंट को सिखाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिक्रिएशनल थेरेपी। रिक्रिएशनल थेरेपी के अंदर क्या किया जाता है, इंटरटेनमेंट और इंजॉयमेंट के थ्रू जो है स्ट्रेस को कम किया जाता है, ठीक है। मतलब जैसे एनजाइटी वाला पेशेंट हो गया या फिर डिप्रेशन वाला हो गया, तो इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें एंटरटेन कराकर या फिर जो है थोड़ी कुछ एक्टिविटीज़ कराकर, स्ट्रेस को रिलीज़ कराकर जो है पेशेंट के माइंड को डाइवर्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि म्यूज़िक हो गया, गेम हो गया, डांसिंग हो गया, ड्राइंग करना हो गया, मतलब सभी लोगों के साथ इंजॉय करना हो गया। तो इन सारी चीज़ों में पेशेंट को इन्वॉल्व किया जाता है और उनका जो स्ट्रेस है उसे रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग सोमैटिक, या फिर हम इसे जो है फिजिकल थेरेपीज भी कह सकते हैं उन्हें, ओके। अब सोमैटिक थेरेपीज़ क्या करती है, सोमैटिक थेरेपीज़ डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर जाती है, हमारे ब्रेन और बॉडी पर वर्क करती है, और हमारे जो एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं या फिर एक्टिविटीज़ होती है उन्हें कम करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो मतलब ये डायरेक्टली अंदर जा रही है, मतलब किसी ड्रग के फॉर्म में जा रही है या तो फिर किसी करंट के फॉर्म में जा रही है, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थेरेपी है। आपको इसके जो है फुल नोट्स ज़रूर चाहिए होंगे, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ पे से देख सकते हो, ठीक है। तो ईसीटी में क्या किया जाता है, ब्रेन को मतलब ब्रेन को जो कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक रॉड होती है और वो कंट्रोल में होती है कि मतलब उसमें स्पेसिफिक उतना ही करंट दिया जाता है जितना कि एक पेशेंट को देना चाहिए, ठीक है। और पेशेंट को एनेस्थीसिया में रखा जाता है और पेशेंट को जो इलेक्ट्रिक करंट दिए जाते हैं, ताकि पेशेंट को की जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ है या फिर डिस्टर्ब पैटर्न है उसे जो है नॉर्मल एक्टिविटी में लाया जा सके। जैसे कि जब डिप्रेशन वाला पेशेंट होता है उसके ऊपर मेडिसिन वगैरह बिल्कुल एक्ट नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में जो है उसे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है और उसकी एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ को जो है नॉर्मल वे में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक मतलब एक ईसीजी रूम होता है जहाँ पर मशीनों के थ्रू जो है ये थेरेपी दी जाती है। आप इसका फुल वीडियो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड थेरेपी आती है साइकोफार्मेकोलॉजी, ठीक है। साइकोफार्मेकोलॉजी के अंदर क्या इंक्लूड होता है, फार्मेकोलॉजी यानी कि ड्रग से रिलेटेड, ठीक है। तो ये एक टाइप की ड्रग थेरेपी होती है जिसमें कि मेडिसिन का यूज़ करके पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, जिसमें कि एंटीसाइकोटिक्स हो गया, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स हो गया, मूड स्टेबलाइजर्स हो गया, एंजियोलाइटिक्स ड्रग हो गया, या फिर सेडेटिव्स हो गया, या फिर हाइप्नोटिक्स हो गया। ये सारे ड्रग्स जो है पेशेंट को दिए जाते हैं, ठीक है। डिप्रेशन जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग हो गया,
तो ये सीज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स को दिए जाता है मोस्टली, ठीक है। और उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट हो गया, तो ये डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। मूड स्टेबलाइजर्स हो गए, तो ये किन बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, मेनिया वगैरह, इन पेशेंट को दिए जाते हैं, ठीक है। एंजियोलाइटिक्स ड्रग एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो ड्रग है किसी पेशेंट की डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। अदर थेरेपीज़ भी इसमें इंक्लूड होती है, जिसमें जिन्हें जो है एडजंक्ट थेरेपी कहा जाता है, जिसमें आती है योगा आता है, मेडिटेशन आता है, या फिर रिलैक्सेशन थेरेपी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, म्यूज़िक थेरेपी इंक्लूड कर सकते हैं, और आर्ट थेरेपी भी इसी के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। और प्ले थेरेपी जो मेनली चिल्ड्रंस को दी जाती है, ठीक है। जैसे कि योगा थेरेपी के थ्रू पेशेंट का जो रिलैक्सेशन है उसे इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। जैसे कि प्राणायाम हो गया या फिर कपालभाति हो गया, तो इनके थ्रू जो है माइंड को शांत करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। एंजाइटी वाले पेशेंट को जैसे कि डीप ब्रीथिंग वगैरह सिखाना, तो ये इसी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड होती है, योगा थेरेपी के अंदर, ठीक है। देन मेडिटेशन हो गया, मेडिटेशन के थ्रू जो है माइंड को फोकस और काम रखने के लिए पेशेंट को जो है बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि रोज़ 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन वगैरह करवाना, ठीक है। उसके बाद आता है रिलैक्सेशन थेरेपी। रिलैक्सेशन थेरेपी के अंदर जो है पेशेंट की बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना, जैसे कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हो गया या फिर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन हो गया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कराकर जो है पेशेंट के माइंड को थोड़ा शांत कराया जाता है, ठीक है। म्यूज़िक थेरेपी के अंदर क्या किया जाता है, इंटरटेन करा के पेशेंट को के माइंड को डाइवर्ट किया जाता है, और साथ ही साथ जो माइंड है उसे थोड़ा रिलैक्स और फ्री किया जाता है, ठीक है। आर्ट थेरेपी भी जो है पेंटिंग करवाना, ड्राइंग करवाना, कि इन सारी चीज़ों के थ्रू जो पेशेंट है उसकी फीलिंग को एक्सप्रेस कराया जाता है कहीं ना कहीं, ताकि उनका जो माइंड का स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है प्ले थेरेपी, मतलब बच्चों के लिए जैसे गेम हो गया, ये गेम थेरेपी हो गया। ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो उनका स्ट्रेस है उसे रिलीज़ कराने का काम करता है, इसलिए पेशेंट्स को जो है थेरेपीज़ दी जाती है, ठीक है। तो हमने इस एक ही वीडियो में ये सारी थेरेपीज़ को अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि कौन सी थेरेपी क्या होती है। आई एम श्योर कि अगर आपको एग्जाम में पूछी जाएगी तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।